बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत फलीम। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान का तनाज़ा ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां पर गैर वाज़ेह सूरत हाल के साए मज़ीद गहरे हैं। जंग बंदी तो बरकरार है लेकिन उसके बावजूद कशीदगी उरूज पर है। अलबत्ता ईरान की जानिब से पाकिस्तान के ज़रिए 14 नई तजावीज़ अमेरिका को भेजी गई थी। अमरीकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने इस बात का दावा किया है कि ईरान ने अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए शराइत में नरमी की है, जबकि अमेरिका को हमले रोकने की जमानत और मुहासरा खत्म करने के बदले आपनाए हुर्मज़ खोलने पर बातचीत की पेशकश भी हुई है। अमरीकी अखबार का दावा यह भी है कि तेहरान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए आमादा भी है। बरतानवी खबरसा इदारे ने भी ईरानी ओहदेदार के हवाले से ये रिपोर्ट किया है कि नई तजावीज़ के तहत आपनाए हुर्मज़ बहाल कर दी जाएगी। ताहम अमरीकी सदर ने इन नई तजावीज़ पर यह कह के अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया कि ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे वो इत्तेफाक ही नहीं करते। उसके साथ साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजाद बयानी भी रवानी के साथ जारी है, जो एक तरफ मकासद के हुसूल तक ईरान जंग से बाहर ना निकलने का इंदिया दे रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी के खात्मे का दावा भी कर रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने कांग्रेस को लिखे हुए खत में किया। अब एक अहम सवाल है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया कांग्रेस से बाकायदा जंगी मंजूरी लेने की आईनी जरूरत से राह फरार तो नहीं चाहती। अमरीकी वजीर जंग कहते हैं कि 60 दिन की पाबंदी वाली घड़ी रुक चुकी। ईरान जंग कब खत्म होगी ये फैसला व्हाइट हाउस करेगा। दूसरी तरफ ईरानी फौज ने अमेरिका से नए तसादुम का खदशा भी जाहिर किया है। ताहम तेहरान ने सरकारी सतह पर यह पैगाम दिया है कि वो सिफारतकारी का रास्ता खुला रखने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को धमकी आमेज लहजा तब्दील करना होगा। ईरान के खिलाफ मुसल्लत करदा जंग में इस वक्त $35 अरब झोंक कर भी अमेरिका समझता है कि तमाम कार्ड्स उसके हाथ में हैं। पाकिस्तान की भरपूर सिफारती काविशों के बावजूद ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। इस आम सिफारती आजमाइश में जल्द ही कोई राह निकलने की गुंजाइश मौजूद है, ये एक सवालिया निशान है। इसी पर बात करने के लिए हमारी मौजूद है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, ये माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की डॉक्टर गुल आयशा भट्टी साहिबा। मैं उनको खुश आमदेद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपके कीमती वक्त के लिए। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम ये समझ रहे थे कि शायद तजावीज़ के अंदर कोई नरमी होगी तो शायद दोनों अतराफ पे लचक का मुजाहरा होगा। ईरान ने जो लचक का मुजाहरा किया है, अमेरिका उसके ऊपर बज़िद क्यों है कि वो चीज़ें मांगी जा रही हैं जो वो कबूल नहीं कर सकते या देने को तैयार नहीं है। तो ये फिर कैसे सुलझेगा? क्या ये इसी तरह से तसादुम आगे बढ़ेगा या फिर जंग की एक नई शक्ल हमें देखने को मिलेगी, खुदा न खास्ता? बहुत शुक्रिया सरत मुझे इनवाइट करने के लिए, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं इससे अग्री भी करती हूँ कि हमें कुछ नई चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। ऑल्दो कि हिस्ट्री में भी जब भी नेवल ब्लॉकेट्स होते रहे तो उसमें वो मामला इतनी जल्दी से सुलझता नहीं था, वो टाइम लेता था, और टाइम लेते रहते उसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स भी आते थे। हमने वर्ल्ड वॉर 2 में भी देखा, अमेरिका ने जब जापान का इसी तरह से नेवल ब्लॉकेट किया था तो उस वक्त भी हमने देखा कि सेटलमेंट पर नहीं आते थे और इवेंचुअली फिर बहुत डिजास्टर हुआ। इस सिचुएशन में जब भी करंट हम ईरान और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, इसके अंदर दोनों पार्टी जो है उनका प्रॉब्लम जो है ना, उनकी ईगोइस्टिक जो अप्रोच है या मैक्सिमलिस्ट जो अप्रोच है, जिसमें वो सब कुछ अचीव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब ये जंग ख़त्म भी हो जाए लेकिन उसमें हमें ह्यूमिलिएशन भी ना हो और हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये जंग का खात्मा हो, जो कि बहुत मुश्किल है। कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि इनकी इतने सालों की इनकी राइवलरी है, और ये जो छोटे छोटे हमें जो नज़र आते हैं ना पॉइंट्स कहने को, हम कहते हैं कि वो 10 शराइत एक पार्टी ने दी, 15 शराइत दूसरी पार्टी ने दी, लेकिन वो उनकी जो डिटेल्स है ना वो इतनी डेंजरस है जिसके ऊपर उनका आपस में कहीं सेटलमेंट नहीं हो रही है। आप न्यूक्लियर के इशू को देख लें, फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज तो कभी इशू रहा ही नहीं था, बात तो कहीं और से स्टार्ट हुई थी, लेकिन आग के एंड अप यहाँ हो गई है। और अब जो हम सिचुएशन देख रहे हैं ना, यानी जब ये स्टार्ट हुई थी वॉर तो उस वक्त ईरान चाहता था कि ये लंबी लटके, वो वॉर ऑफ एट्रिशन चाहता था कि चलें हम जो है वो रिटेलिएशन में अमेरिकन बेसिस को डिस्ट्रॉय करेंगे, और ऐसा हुआ भी। अमेरिका को जो बेसिस जो उसकी डिस्ट्रॉय हो $50 बिलियन की उसकी वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली उसका नुकसान हुआ है। बहरीन, कुवैत में, इराक में, यूएई में, कतर में जो उसकी बेसिस डिस्ट्रॉय की। लेकिन उसके बाद ये जो अभी करंट जो ब्लॉकेट है ना, डबल ब्लॉकेट जिसे मैं कहती हूँ कि एक तो अमेरिका ने की थी, ईरान ने भी की हुई अपनी तरफ से, इसमें जो सबसे ज़्यादा डैमेज जो है ना वो ईरान को हो रहा है। वो जो इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन है उसकी, वो बहुत डेंजरस है। और अब इसमें वो चाहते तो हैं, जैसे उन्होंने बार बार वो अपनी डिमांड्स भेज भी रहे, लेकिन उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से मिस्टर ट्रंप इसको बार बार रिजेक्ट भी कर रहे हैं कि नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि सैनिटी शुड प्रिवेल, और जिस तरह बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही
एरिया है, पाकिस्तान कॉन्टिन्यूस इसका पार्ट बना हुआ है, दोनों तरफ जो है वो चाह रहा है कि कुछ ऐसी सेटलमेंट हो जाए जिसमें सबका फ़ायदा है। क्योंकि अभी जब हम जिस ग्लोबल विलेज में रहते हैं ना, इसमें यह है कि जो जंग होती है वो किस इलाके तक महदूद या 2 या 3 पार्टीज तक महदूद नहीं होती, फिर पूरी दुनिया उसके शॉक्स जो वो फेस करती है। देखिए इकोनॉमिक शॉक ही देखना है, हमारे यहाँ पेट्रोल की प्राइसेस को ही देख लें, यूरोप को देख लें, जिस तरह से जर्मनी से रिएक्शन आ रहा है, इटली से रिएक्शन आ रहा है। तो मेरा ख्याल है सब सफ़र करें और सब ही चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका किसी ऐसे सेटलमेंट पर ज़रूर आ जाए और जल्दी आए, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है स्टेप बाय स्टेप बैकडोर चैनल भी चल रहा है। अभी डॉक्टर साहिबा उन्होंने तजवीज़ जिस जौहरी मामले को लेके तजवीज़ दी है ईरान ने, आपको नहीं लगता कि एक सेन वॉइस उनकी तरफ से आई है कि हम इस तरह से करते हैं कि हम भी ब्लॉकेड हटाते हैं और जो नेवी ब्लॉकेड अमेरिका की तरफ से वो भी हटा दिया जाए? ये जो जौहरी मामला है बेसिकली तो एक डेडलॉक की वजह यही बना हुआ है ना कि कोई एग्रीमेंट तक आप पहुंच नहीं पा रहे। उन्होंने कहा है कि आप इसे फर्दर मुस्तकबिल के लिए छोड़ दें, पहले यहाँ से ओपन करें चीज़ें, ताकि जो एक तवानाई का जरिया है वो सब तक पहुंच सके और बाकी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। तो ये जो ईरान की तरफ से भी एक मुजाहरा हुआ है, अमेरिका को इसके अंदर आपको नहीं लगता कि थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए, या फिर आप बस अपनी जिद पे अटल हैं कि नहीं हम जौहरी मामले के ऊपर ही बात करेंगे, बाकी मामला बाद में देखेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और उसकी रीज़न शायद ये है कि इनकी सेटलमेंट इसलिए भी नहीं हो रही। कहने को ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप स्टेट ऑफ हार्मोज से ब्लॉकेड आप भी हटाएं, हम भी हटाते हैं, और दूसरे स्टेप में हम फिर यूरेनियम एनरिचमेंट की बात भी कर लेते हैं, जो कि इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट स्टिल इसको स्टेप बाय स्टेप हल किया जाए तो अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों पार्टीज़ को, जिस तरह से मिस्टर ट्रम्प की फर्स्ट टर्म के अंदर जिस तरह JCPOA से ये खुद एग्जिट हुए और वो बड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव चल रहा था वो प्लान न्यूक्लियर के ऊपर, और उसमें इंटरनेशनल जो जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें मौजूद थे, यूनाइटेड नेशंस की सुपरविजन थी, IAEA मौजूद था उसमें। तो वहाँ से जब वो वॉकआउट हुआ अमेरिका, और उसके बाद अब ईरान जो है वो ये चाहता है कि मुझे साथ गारंटी भी दी जाए कि ये जो हम कर रहे हैं इसमें आप अपनी बात पे कायम भी रहेंगे। और सबसे जो इसमें डेंजरस बात सामने आ रही है वो मिस्टर ट्रम्प का एक अजीब सा, जैसे कहते हैं ना कि अभी कुछ ट्वीट है, थोड़ी देर बाद वो खुद ही उस अपनी ही ट्वीट को वो कुछ साइड पे करके एक और नई बात करते हैं, फिर एक और नई बात, तो उससे ना चीज़ें क्लैरिटी नहीं आ रही, बल्कि और ज़्यादा एम्बिगुअस हो रही है कि आप चाहते क्या है। तो मेरा ख्याल है टू मच एक्सपोजर जो है ना उनका ट्विटर के ऊपर वो भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि दूसरी पार्टी को ज़रा क्लैरिटी हो कि क्या डिमांड क्या की जा रही है, आप चाहते क्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि और फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो ये है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी चाहती है कि ये प्रॉब्लम हल हो। आपने देखा है कि वो किस तरह से पीट हेग्सेट को कितना स्ट्रांगली उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उनसे क्वेश्चंस किए अबाउट द वॉर, ग्रिल किया उनको। मैं कहूंगी डॉक्टर साहब माजरत के साथ, उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं, उन्होंने तो ग्रिल कर दिया पीट हेग्सेट को, उन्होंने तो ग्रिल कर दिया बाकायदा तौर पे। बिल्कुल। और फिर आप देखें कि वो जो JD वैंस है उन्होंने किस तरह से उसको कहा है ये पेंटागन को कि आप हमें टोटल एक्सपेंसेस नहीं बता रहे वॉर के कि क्या कितना हुआ, क्या खर्चा था। तो ये इनके आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, और जो कांग्रेस जो सामने, और इवन रिपब्लिकन्स भी इस हक में नहीं है, खुद इनके अपने पार्टी के लोग जो है मिस्टर ट्रम्प के, तो मेरा ख्याल है कि उसको सुनना चाहिए। अब ये सिर्फ एक ट्रम्प की अपनी पर्सनैलिटी है, उनकी अपनी, मुझे लगता है ये वन मैन शो चल रहा है, और वो जो वन मैन की जो ईगो है ना की वजह से सब जो है वो सफर कर रहे हैं। सही है, बिल्कुल। अभी डॉक्टर साहब अमेरिकी सेनेट का जो अभी रिसेंट एक इजलास हुआ उसके अंदर बड़ी एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ जो थी वो सेनेटर क्रिस्टिन साहिबा की थी। उन्होंने ये मेंशन किया कि ईरान के ऊपर जो हमला किया गया और अमेरिका ने उसकी ये तौजीह पेश की थी कि हम अगर ईरान के ऊपर अटैक ना करते तो ईरान हम पे अटैक करता और हमारे और इजराइल के वो टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हमें ट्रंप इंतज़ामिया दे रही है या जो सबूत हमारे सामने आए हैं उसमें कहीं ये शामिल नहीं है, ना ये नज़र आ रहा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार है या ईरान हम पे हमला करने वाला है या ईरान ये हथियार बनाने के करीब है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल हवा के अंदर थी और हवा में रहती हुई चीज़ों के बावजूद जो है वो ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ये तो अमेरिका के अंदर से आवाज़ें अब आ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली पता इसमें क्या मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक की स्ट्रेटजी है ना अमेरिका की, ये इन्होंने इस्तेमाल की थी इफ यू रिमेंबर इराक के अंदर भी। उस वक्त भी कहते थे कि इनके पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन और कभी भी कुछ भी हो जाएगा। फिर इन्होंने अफगानिस्तान पे भी यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट की और उसमें फिर ये नेटो को भी साथ लेकर चले जाते थे और किसी ना किसी तरह ये कांग्रेस को भी मना लेते थे। अब ये चीज़ें जो ना वो बहुत मुख्तलिफ है, जिस तरह हमने बिल्कुल स्टार्ट में भी बात की कि हमें कुछ नई चीज़ें देखने को नजर आ रही हैं। वो ये है कि ना तो इनके नेटो एलाइज मान रहे हैं और ना ही इनके
इनके घर में इनके अपने लोग मान रहे हैं, वो कोई बाय ही नहीं करना चाहता ये आइडिया। और ये जो स्ट्राइक्स आप पहले कर दे क्योंकि आपको डर है, ये कोई ना जस्टिफाइड किस्म की वो एक्सक्यूज नहीं है। और यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, और इसी की वजह से ही ये अपने घर में भी ये बैकलैश फेस कर रहे हैं और क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि वो जो सैनिटर्स हैं वो किस तरह से उनके ट्वीट्स पढ़े हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो नेक्स्ट ईयर का जो बजट आप बता रहे हैं वो 42% ज़्यादा है, वो ऑलमोस्ट $1.3 ट्रिलियन का वो डिफेंस का बजट इन्होंने जो भेजा है कांग्रेस के लिए। और फिर उसके बाद एक्सटर्नल और जो पैसे मांग रहे हैं $200 बिलियन के इस साल के जो वो सप्लीमेंट्री जो इस ईरान वॉर के लिए, कि इतना ज़्यादा है कि वो कह रहे हैं कि आप जो है वो एजुकेशन से, हेल्थ से और वहाँ से आप कट करके इसमें डालें। तो आप तो आए ही मागा के कॉन्सेप्ट लेकर था जिसमें आपने अमेरिका को इसलिए ग्रेट बनाना था कि यहाँ के लोगों के लिए आपने जॉब प्रोड्यूस करनी थी। आप तो कह रहे थे कि यहाँ से इमिग्रेंट्स भी जाएं, ठीक है, इमिग्रेंट्स आपने एक वो पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि इमिग्रेंट्स जाएं, फिर आपने टैरिफ लगा दिया बाकी दुनिया के ऊपर कि हम अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे और हमारी चीज़ों को खरीदा जाए। तो वो इंडस्ट्रीज आपने लगानी थी, वो आपने इन्फ्लेशन को कम करना था, तो वो कहाँ गया? बल्कि अब तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा हो गई है। तो वो जिस रेटरिक और जिस इलेक्शन की जो उससे लेकर आए थे ना ये मिस्टर ट्रम्प, आप देखिए ना क्यों नहीं मिला था कैमला हैरिस को, क्यों वोट नहीं मिले थे? इसलिए नहीं मिले थे क्योंकि कहा यह जाता था पब्लिक आम अमेरिका जो थे वो अगेंस्ट थे इनके यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्वमेंट, और फिर फ़लस्तीन में, फिर गजा के इशू पे वो पब्लिक वाज नॉट हैप्पी बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से ना इतना एक्सपोजर है, इतनी अवेयरनेस है कि लोगों को पता है अमेरिका में कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहां पर हम देख रहे हैं कि सियासी कशीदगी, मौशी दबाव और अवामी बेचैनी एक साथ शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। महंगाई बेकाबू हो चुकी है, आम आदमी की ज़िंदगी आए रोज़ हम देख रहे हैं कि मुश्किल होती जा रही है, जबकि जो हुकूमती फ़ैसले हैं उनको अक्सर कड़वे मगर ज़रूरी इक़दाम के तौर पर हमारे सामने पेश किया जाता है। हकीकत यह है कि इन फैसलों का जो असल बोझ है वो अवाम ही बर्दाश्त कर रहे हैं, जो पहले भी मौशी मुश्किलात की चक्की में पिस रहे हैं। दूसरी जानिब जो हमारा सियासत का मंजरनामा है वो भी गैर मामूली हद तक महदूद होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर इख्तलाफ राय और सियासी सरगर्मियों की गुंजाइश कम होती चली जा रही है। जलसे, जुलूस और अवामी राब्ते जो जमहूरियत का हुस्न समझे जाते हैं अब मांद पड़ते हुए हम नजर आ रहे हैं, और इसकी जगह पर तलखी और महाजराई जो है वो आगे नजर आ रही है। सियासी हरीफों के लिए जो मैदान है तंग होने से ना सिर्फ जमहूरी तवाज़ुन मुतासिर हो रहा है, बल्कि जो सियासी अमल की एक रूह है वो भी मजरूह हो रही है। आलमी सतह पर अगरचे हुकूमत की कुछ सिफारती कामयाबियां हमारे सामने तो आई हैं, लेकिन अंदरूनी महाज पर जो बढ़ती हुई तकसीम और अदम बर्दाश्त है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यही तजाद इस वक्त के सियासी बयानिए को मजीद पेचीदा भी बना देता है कि बैरूनी महाज पर मुफाहमत की बात की जाती है, मगर अंदरूनी सतह पर जो मकालमे की गुंजाइश है वो नहायत ही कम हो गई है। इन तमाम अवामिल के नतीजे में जो हमारी इकॉनमी है वो भी गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है। सरमायाकारों का जो एतमाद है वो मुतज़लज़ल है और तरक्की की रफ्तार सुस्त है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उभरता है कि क्या ये बहरान वक्ती है या फिर ये समझा जाए कि एक तवीलुल मुद्दती चैलेंज की सूरत इख्तियार कर चुका है, और क्या मौजूदा हिकमत अमली इस मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएगी या फिर अवाम के जो मुश्किलात हैं उनको मजीद बढ़ाएगी। इन तमाम तरह इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सीनियर सियासतदान हैं सेनेटर डॉक्टर आसिफ करवानी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले बेहद शुक्रिया आपका डॉक्टर आसिफ करवानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त कुछ हमारे लिए स्पेयर किया। डॉक्टर साहब, अभी आपसे बात करने से पहले मैं एक कश्मकश में थी कि देखा जाए बुरे हालात ज़्यादा किसके हैं, अगर आप हमारी कुछ मदद इसमें करें। अवाम बुरे हालात में ज़्यादा है या सियासी हरीफ जो हैं मौजूदा हुकूमत के वो ज़्यादा बदहाल हैं? बदहाली कौन है, कौन ज़्यादा बदहाली की शक्ल में है? शुक्रिया सरवत बीबी, आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुजर है। अब मैं तो तकरीबन बूढ़ा हो गया हूँ ये सुनते सुनते कि पाकिस्तान पे हमेशा ही नाजुक दौर रहा है, पता नहीं मजबूत दौर या देरपा दौर, तो मैंने तो कभी देखा नहीं, हमेशा यही सुनते हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है कि जमहूरियत जो होती है उसमें मुकालमा होता है, चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे वो अवाम से हो। बदकिस्मती ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है ये सियासी मुकालमे में
ना अपोजिशन से, ना ही अवाम से उसमें ये यकीन रखती है। उसकी सूरत हाल आपके सामने है कि पोलराइजेशन जो की टू है, ये तो एक वॉर की सिचुएशन है, उसमें तवज्जो जो है वो दीगर अमूर की तरफ चली गई है। एक बैनुल-अक़वामी सतह पर मामला सारे जो से हैं वो मरकूज हो गए हैं, लेकिन जो हमारे अंदरूनी मामला हैं जैसे आपने फरमाया वो तो जू के तू हैं, बल्कि उनमें तो अबतरी आई है। आप देखिए ना कि यही पेट्रोल जो आज 400 रुपये लीटर में मिल रहा है, 300 399 400 का, कुछ पेट्रोल पंप इसको 403 रुपये का भी दे रहे हैं पॉश एरियाज में। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आपने बिलाशुबा सफारती कामयाबी की तरफ आप जा रहे हैं, गए हैं। एक आपने बहुत पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया है ईरान अमेरिका वॉर के अंदर, जिससे कि पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ है, लेकिन उसकी जो देखिए जो वो ट्रांसफर नहीं हुआ, वो जो भी हमारी एक गुडविल थी या जो भी थी, बजाय इसके कि उस पर कोई हम अवाम को रिलीफ दे पाते। ठीक है, जंग में एक महंगाई है, पूरी ग्लोबल सिचुएशन है, लेकिन खित्ते के दीगर ममालिक में देखिए, पेट्रोल की मैं मिसाल दे देता हूँ, बिजली की मिसाल ले लीजिए, सुई गैस की मिसाल ले लीजिए। आपके खित्ते में जितने भी इस एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी आपके ममालिक हैं, आप देख लीजिए, उनका मुकाबला कर लीजिए, अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला जी। और मैं समझता हूँ कि ये डिलिबरेटली अवाम को एक बहाना है इनके हाथ। अब जंग का आगे, जंग तो अभी हुई है ना जी शुरू, 1-1.5 महीना पहले 28 फरवरी को। उससे पहले क्या रीजन था मुझे बताइए पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने का? आलमी मंडी में कम होती थी, ये कहते हैं ये बढ़ा देते थे फिर। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की तरजीहात जो सी हैं वो गलत है, और उन तरजीहात में सब कुछ होगा, लेकिन एक आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी, दिहाड़ीदार जो है वो उनके एजेंडे पे नहीं है जी, और ना ही ये इस काबिल हैं। इनकी जो टीम है, मैं बड़ी अच्छी तरह कुछ इन लोगों को जानता हूँ कि ये देखें, एक ब्यूरोक्रेसी है जो मैं समझता हूँ कि नौकरशाही जिसको आप कहते हैं, वो हुकूमत चला रही है इस वक्त विफाक में भी, और वही पंजाब की हद तक मैं कह सकता हूँ कि वहां भी वही हुकूमत चला रही है। अब ब्यूरोक्रेसी जब उसके हाथ में मामला होते हैं तो वो फिर अवाम से ना मुकालमे में यकीन रखते हैं, ना उनको अवाम की तकालीफ का एहसास होता है, चाहे पेट्रोल 400 रुपये हो जाए, चाहे वो एक कनेक्शन होता है डॉक्टर साहब, जो ब्यूरोक्रेसी के हाथों में जब इख्तियार चला जाता है तो अवाम के साथ जो बराह रास्त कनेक्शन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर मुझे आप इजाज़त दें डॉक्टर साहब, ये जो आपने तेल की बात की है, बड़े लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं, हुकूमत के करीबी लोग भी अब ये सवाल उठा रहे हैं। मैं अपनी मिसाल दूँ, अगर मैंने 5 जगहों पर जाना है, मैं कोशिश करती हूँ किसी एक जगह पर जाके बाकी 4 जगह जो है वो स्किप कर दूँ। आप भी यकीनी तौर पर मुतासिर हैं, एक आम आदमी तो बहुत ज्यादा मुतासिर इनसे हो गया है। पाकिस्तानी झंडों वाले जहाज जो हैं, ये तो पूरी दुनिया में शोर है कि जी पाकिस्तानी झंडों के जहाज जो हैं वो गुजरने दिए जा रहे हैं, वो पहुंच भी रहे हैं। फिर ना जाने ये हवा कैसा क्रिएट है कि हमें तेल भी बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है, जरूरत से ज्यादा महंगा मिल रहा है। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जो अभी तक जो मालूमात सामने आती हैं और उसकी कोई तरदीद नहीं है। अभी कल ही उसने वजीर जो है मिनिस्टर फॉर पावर, उन्होंने कहा जी कि अब लोड शेडिंग नहीं होगी चूंकि LNG के जहाज आ गए। इट मीन्स के तरसील इनको हो रही है। इसी तरह पेट्रोल की भी इनको तरसील जारी रही है, जो कि कहीं कभी ये नहीं आया कि पाकिस्तान के जहाज रुके हैं, बल्कि यही मालूम पड़ा कि पाकिस्तान के जहाज़ों को गुजरने दिया गया है, माँ सिवाय चंद दिनों का एक तातुल जरूर आए। लेकिन इन्होंने, मैं वही कहता हूँ ना कि ये जो पैसा है सारा, ये जो है ये लेवी जो है 130 रुपए लेवी, खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को। ये मतलब हो गए हैं या इनके दिमागों पर क्या कोई हमला हो गया है कि इनको समझ ही नहीं आ रही है भाई कि गरीब को रिलीफ दो, मिडिल क्लास को रिलीफ दो। इन्होंने तो यहाँ तक किया, जब जंग शुरू हुई अभी तो जो पुरानी कीमतों पर पेट्रोल खरीदा गया था इन्होंने तो वो भी महंगा कर दिया था। लेकिन अब तो हद हो गई है नबी। देखिए ये 400 रुपए लीटर पेट्रोल, मैंने जैसे अर्ज किया कि जब आपको सप्लाई भी मिल रही है, या तो आप कह दें जी हमें सप्लाई नहीं आ रही, फिर तो एक दूसरी बात है, ओके। आपको सप्लाई भी आ रही है, आप तुरम खां भी बने हुए हैं, आप सर पे अपने सेहरा भी सजा रहे हैं फैसिलिटेटर होने का या जो भी सालिस होने का, तो वही मैं अर्ज किया ना जैसे पहले। लेकिन उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आवाम पे नहीं आ रही। आवाम तो महंगाई दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, महंगाई में पिस गई है आवाम। आप देखिए
कि लोगों ने तो यकीन करें, कई लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने मोटर बाइक्स ले ली हैं, जिन्होंने गाड़ियां बंद कर दी हैं, अपनी मोटरसाइकिलों पे आ गए, साइकिलों वाले साइकिलों पे आ गए। दरअसल इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इसमें बड़ी तकलीफ दे बात यह है डॉक्टर साहब, इसमें जो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है कि जब हुकूमत के लोग एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी हम मुंतखब लोग हैं, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं, जब अवाम के ऊपर पेट्रोल का एक बम गिराया जाता है किसी भी सूरत में, चाहे वो 6 रुपए की मद में हो, चाहे 12 रुपए की या 10 रुपए की मद में, तो ये लोग आके खुद हुकूमत वज़रा डिफेंस करते हैं और कहते हैं कि जी शुक्रिया पीएम साहब, आपने जो है वो अपने दिल के ऊपर भारी पत्थर रख लिया, हालांकि बोझ तो अवाम उठा रही है, और शुक्रिया के बाकायदा तौर पे पैगाना और बयानात जो हैं वो जारी किए जाते हैं कि वाह वाह आपने बड़ा कमाल कर दिया। नहीं, मैंने तो हमेशा कहा ना कि ये खुशामदी और लोग हैं, ये कबाल ग्रुप है जो इर्द गिर्द है इनके, जो तारीफें करता है इनको सही हकीकत ग्राउंड रियलिटी जो है वो बताने को कोई तैयार नहीं है। ये मुलाजिम पेशा लोग हैं इनके इर्द गिर्द, आप मेरी बात लिख लीजिए। आई नो देम, मैं सब इनको जानता हूँ कि इनकी क्या हैसियत और क्या इनकी कितनी कैपेसिटी है। ये तो हाथ बांध के खड़े होने वाले लोग हैं, इनकी क्या जरूरत है उनको बताएं। तो बात ये है कि मुकालमा नहीं है, ये मुकालमा जो होता है, जैसे मैंने अर्ज किया, जब आप वोट लेते हैं तो उनको मालूम है। अब देखें ना, 47 की बहस चल रही है कि 45 की बहस है, उसमें अवाम कहाँ रहेगी? मुझे बिल्कुल कि अवाम से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस हुकूमत का, और जिन लोगों के जरिए इस हुकूमत को चलाया जा रहा है उनको तो अवाम के इश्यूज का कोई दर्द ही नहीं। उनकी तरफ से भला 1000 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए, उनके बच्चे तो बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। यानी आप ब्यूरोक्रेसी देख लें, जो रिच पॉलिटिशियंस है, जिसको मैं अशराफिया कहता हूं, या और जितने भी यहाँ के अनटचेबल्स हैं, अशराफिया जो है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो डॉलर्स में और पाउंड्स में अर्न करते हैं और 5 रुपये में खर्च करते हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके तो पूछे ना जरा इनको जाके कि जिनके बच्चे, जिनके पिछली नस्ल में जिनके पैरों में हवाई चप्पल नहीं थी, एक जनरेशन के अंदर उनके बच्चे बर्कले में पढ़ रहे हैं, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, ये ओवरनाइट कहां से पैसा आया? डॉक्टर साहब आम आदमी की तो जरूरत ही नहीं है कि वो पूछ सके, जिन्होंने पूछना है वो तो अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। ऑपोजिशन का काम होता है कि हुकूमत का जो रास्ता है उसको पटड़ी पर लेकर आना, तनकीद करना, इनको टफ टाइम देना। यहाँ तो ऑपोजिशन हमें मुल्क में नजर ही नहीं आ रही, खासतौर पर पीटीआई नहीं नजर आ रही। ऑपोजिशन जो है वो सिर्फ एक शख्स का नाम अब रहेगी, वो इस वक्त जेल में बंद है। बाकी तो सारा ये एक मैं समझता हूँ क्या मैं कहूँ जी, कि कोई ऑपोजिशन एग्जिस्ट कर रही है। बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि कोई अच्छा, हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं, करनी चाहिए, बनती है, क्योंकि जिम्मेदारी हुकूमत की है। लेकिन जो ऑपोजिशन होती है वो शेडो कैबिनेट होती है, वो गवर्नमेंट एंड सिटिंग होती है इनकमिंग। उनके पास क्या एजेंडा है? कोई दिया कभी किसी ने एजेंडा कि भाई ये महंगाई से तुम्हारे से अगर नहीं काम हो रहा तो ये हम एजेंडा देते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, स्टेप बाय स्टेप अब लोगों को रिलीफ मिले, वो भी चीज। एक्चुअली हर कोई जो है इस वक्त सरवत बीबी, कोई भी नेशनल इंटरेस्ट में, कोई पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं सोच रहा। हर कोई अपने आप को पाकिस्तान से ऊपर रख रहा है और अपनी जात को आगे सब लोगों ने रखा हुआ है। पाकिस्तान उसी वक्त तरक्की करेगा, उसी वक्त गरीब और मिडिल क्लास की रोटी पूरी होगी जब आप अपनी जात की ये जो लीडरशिप है ये नफी करेगी। और इस जो खुशामदी और ये मदारी जो है, ये जो टोला, ये जो कवालों का ग्रुप, इसके घेरे से बाहर निकले, बाहर निकल के लोगों से मुकालमा करें, लोगों के पास जाएं, उनके मसाइल हल करें। गरीब मर गया, मिडिल क्लास मर गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत मुश्किल है, लोग अजियत में है, तकलीफ में है। कौन अजाला करेगा अगर हुकूमत वक्त नहीं करेगी तो इनको चाहिए। देखें, आखिरी बात, हुकूमत के पास बहुत वसाइल होते हैं सरवत बीबी, इतने वसाइल होते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। अगर ये चाहे तो 100, 200, 300 अरब रुपया लोगों को सब्सिडी, गरीबों को, मिडिल क्लास को देना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये तो कहते हैं हम पे IMF की तलवार है डॉक्टर साहब, वो कहते हैं IMF की तलवार है, सब्सिडी कहाँ से हम दे दें? नहीं, नो, बड़े हेड्स होते हैं, बहुत डिफरेंट हेड्स होते हैं, इनके अपने प्रोटोकॉल जो से वो बंद होते हैं। ये अभी भी इनके 18, 20 गाड़ियों के कॉन्वॉय में ये जाते हैं, हुटर को जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से ये प्रोटोकॉल देखे हैं पिछले चंद दिनों में। इनके प्रोटोकॉल, इनकी प्रिविलेजेस, इनके पर्क्स देखें, इनकी तनख्वाहें देखें, काम तगेगा नहीं करते और बैठ के ये डकारे मारी जा रहे हैं। अच्छा, ये IPPs जो से हैं, इनको किस मद में आप कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं? बंद करें।
वही पैसा गरीब और आवाम को पेट्रोल में रिलीफ दें उससे। ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स में आप हजारों और बाहर रुपए उनको दे रहे हो, दे चुके हैं, बंद करें ये देना। और बताइए कौन से आईपीपीज हैं, किन की आईपीपीज हैं, कौन है लोग जिन्होंने ये गरीब और मिडिल क्लास का खून चूसा है इस मुल्क में। यानी आप गौर कीजिए, 60 रुपए यूनिट बिजली का बिल आ रहे जी पर यूनिट। नो, ये दरअसल ये 2% मैं हमेशा कहता हूँ, ये अशराफिया के सांप हैं। इनका जब तक सर नहीं कुचला जाएगा, पाकिस्तान में गरीब और मिडिल क्लास सफेद पोश तबका जो है वो कभी भी उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पेट जो दोज़ख बन चुके हैं वो नहीं भर रहे। ये डॉक्टर साहब, अभी तो ये खबरें भी आ रही हैं कि जो डीजल है उसके ऊपर भी लेवी ये बढ़ाने जा रहे हैं। मुमकिन है इसी हफ्ते के अवाखिर तक जो है वो 20 से 23 रुपए के करीब लेवी बढ़ जाए। तो इसका मतलब तो ये है कि 2 वक्त की रोटी जो पहले ही नसीब नहीं हो रही वो 1 वक्त तक पहुंच जाएगी, कुछ लोगों को तो मुयसर नहीं आएगी। और जो सर्वेज आ रहे हैं वो बड़े खतरनाक हैं कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की लकीर से कई गुना नीचे जा चुके हैं लोग। ये जी 45% तो एक डॉक्यूमेंटेड है कि लोग नीचे गिर गए हैं। मिडिल क्लास जो सी है वो लोअर मिडिल क्लास में चली गई है, लोअर मिडिल क्लास गुर्बत में चली गई है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, इनके लल्ले तल्ले खत्म हुए हैं? इनकी शहाना तर्ज जिंदगियां जो हैं वो खत्म हुई हैं? खुदा की कसम मैं क्या बताऊं आपको कि छोड़े मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, आपके इस बात से बड़ा ही मुझे एक माजी की एक बात याद आ गई है कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो मुझे याद है बड़ा प्रेशर था। मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त कहा था, और जो हमारे बड़े भी बताते हैं, नवाज शरीफ साहब ने कहा था हम 2 वक्त की रोटी की बजाय 1 रोटी खा के गुजारा कर लेंगे। तब कौम ने कुर्बानी दी थी। आज जो कुर्बानी कौम से ली जा रही है उसके बदले में क्या मिल रहा है? वो तो हमें ताकत नसीब हुई, लोगों ने कुर्बानी दे दी। आज हमें क्या ताकत मिल रही है कि लोगों को इस तरह से निचोड़ा जा रहा है, उनसे कुर्बानी मांगी जा रही है? क्या मिल रहा है हमें? पक्का लोगों को मिल रहा है। आप भी तलाश कीजिए, और मैं भी 2 में उस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मैं भी उस नवाज शरीफ साहब की तलाश में हूँ जो गरीब की को तकलीफ में देखकर दिन का दिल जौन सा वो दुख जाया करता था। पता नहीं वो नवाज शरीफ कहाँ चले गए। और अब वो उनके सामने सब कुछ हो रहा है, जो ये गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी है। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो या तो रेत में सर दबा के बैठे हैं, या वो सब अच्छा का गीत गा रहे हैं उनके सामने और ऊंचे ऊंचे सुरों में बस अल्लाह। वैसे हर चीज के ऊपर छाप मियां नवाज शरीफ साहब की आती है कि नवाज शरीफ साहब के हुक्म के ऊपर सब कुछ होता है। पंजाब की हद तक तो मैं बता सकती हूँ आपको। हुक्म की बात तो नहीं मैं कहूँगा, हाँ उनकी नॉलेज में जरूर होता होगा और उनकी गाइडेंस जरूर होती होगी। लेकिन मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि तलाश किया जाए वो नवाज शरीफ कहाँ हैं जो गरीब की एक आवाज पर वो तड़प जाया करते थे। आज 400 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है, कहाँ है? मैं तो यही कहूँगा आवाज दे, कहाँ है? सही, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। आप भी तलाश कीजिए, हम भी कोशिश करेंगे, शायद वो मियां नवाज शरीफ साहब मिल जाएं जो गम के अंदर, आवाम के गम के अंदर शामिल हो जाते थे और दर्द के अंदर बिलबिला उठते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच। डॉक्टर आसिफ करमानी साहब मेरे साथ मौजूद थे। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा फिर से खुशामदेद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की मैशत इस वक्त अगर हम देखें तो इलाकाई तनाव, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ते हुए बहाव, कर्जों के दबाव और तवानाई के बहरान के बायस शदीद चैलेंजेस से दो चार है। खित्ते और आलमी ताकतों के खेल में पाकिस्तान की मैशत एक के बाद एक नया बहरान झेल रही है, जिसके सबब पाकिस्तान की इकॉनमी का झुकाव अब मजीद खतरात की जानिब ढल रहा है। महंगाई का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, तरसीलात ज़र में कमी का खतरा भी परवान चढ़ रहा है। दरामदात कम हो रही हैं, जबकि बरामदात में भी ज़बरदस्त किस्म की अगर कहें तो गिरावट देखने को आ रही है। महंगाई की जो शरह है वो 21 माह की बुलंदतरीन सतह पर है। अप्रैल के इख्तिताम तक महंगाई की जो एक मजमूई शरह थी वो 10.89 यानी कि तकरीबन 11% तक पहुंच गई थी, जिसके बारे में हुकूमती जो तखमीना है वो 8 से 9% का था, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ। मुआशी माहिरीन ने अब खबरदार किया है कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से इस वक्त जो महंगाई की शरह है उसके अंदर बढ़ावा आ सकता है, 17% तक यानी कि जा सकती है।
है और जो मशरिक़ वस्ता है उसके कशीदगी पाकिस्तान के लिए एक डरावना ख्वाब जो है वो साबित हो रही है। इस सूरत हाल को बरकरार रहने की सूरत में पाकिस्तान हम देख सकते हैं कि 10 से 68 अरब डॉलर के सालाना नुकसान का खदशा भी जाहिर कर रहा है, जबकि शदीद बहरान की सूरत में जो तरसीलात ज़र है वो 40% और मुल्की बरामदात 50% तक गिरावट का शिकार हो सकती है। अगर हम सिर्फ मार्च के महीने की बात करें तो मार्च में ये शरह 14% थी और इसी तनाजुर में IMF ने भी अहम मुआशी शोबों के लिए संगीन खतरात की घंटी बजाई है। आलमी मालियाती फंड पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए सब्सिडीज का दरवाजा बंद करने और जो आर्जी इक़दाम है उनको करने का मशवरा दे रहा है, जबकि इस जरूरत पर भी जोर दे रहा है कि पाकिस्तान को बैरूनी मुआशी झटकों से निपटने के लिए बेहतर तौर पर तैयारी की जरूरत है। पॉलिसी सतह पर बर वक्त और हम कह सकते हैं कि जो अपने हदफ है वो बनाने होंगे और ये नागुज़ीर भी हैं। ये तमाम अवामिल इस बात की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी एक नाजुक दोराहे पर है, जहां पॉलिसी फैसलों का तवाज़ुन, अवामी रिलीफ और सियासी और मुआशी इस्तेहकाम निहायत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू करने के लिए हमारे मेहमान मुआशी अमूर के डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, मैं उनको खुश आमदेद कहूँगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की इकॉनमी की जब भी बात करते हैं तो इसके अंदर झटकों की बात आती है, फिर हम अपने नज़रें जो है वो IMF की तरफ ले जाते हैं, फिर IMF कुछ हमारे लिए इनिशिएटिव्स करता है। अब IMF ने कहा है कि मौजूदा तनाजुर में जो सब्सिडी है, क्योंकि झटके आ रहे हैं इकॉनमी को, उन्होंने कहा कि जी सब्सिडीज़ की बजाय आप आर्जी या जो हदफे इक़दाम हैं वो आप करें। पाकिस्तान जैसे माशरों में आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी होती है इन चीज़ों की कि आप हदफ मुकर्रर कर लें फिर उसके ऊपर काम करें, या आर्जी तौर पे से अगर ये काम करें, इज़ दैट पॉसिबल? सरवत साहब, एक तो बात यह है कि जो भी मुल्क 24 बार IMF के दर पे गया हो उसको ये तो सोचना चाहिए ना कि ICU के डॉक्टर या लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के पास अगर आप 24 बार गए हैं तो आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कोई तो तब्दीली की गुंजाइश होगी कि आप बार बार एक बैरूनी खसारे के ऐसे चैलेंज में ना आए कि यू रन आउट ऑफ डॉलर्स। दैट्स द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, राइट? अब IMF सपोर्टेड एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई थी। इसका मतलब ये था कि कुछ बफर्स बन गए थे, जिसका मतलब है 15-16 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर थे। आपकी जो बैरूनी खसारा संभल गया था, अंदरूनी जो आपकी इन्फ्लेशन है वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे थी, और बहुत हैवी टैक्सेशन के साथ आपने कुछ अंदरूनी फिस्कल खसारे को भी संभाला और एनर्जी प्राइसिंग को बढ़ाकर आपने एक जिसे कहते हैं कि एनर्जी का जो खसारा है वो 800 अरब इस साल होगा। मतलब ये सोच लें कि इसके बावजूद यहाँ पे खड़े थे, वी वेंट इनटू द वॉर सिचुएशन। वॉर के बाद आपको एक ऐसा दुनिया को 1973 के बाद इतना बड़ा प्राइस डिसरप्शन ऑफ सप्लाई, और जिसे कहते हैं कि एक जो ओवरऑल उसके अलावा जो आप कहते हैं ना तेल के जो बाय प्रोडक्ट्स भी हैं, प्लास्टिक्स हैं, केमिकल्स हैं, उन सब का एक सप्लाई शॉक। अब उसमें पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है वो जिसको सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर कहते हैं, दैट्स द बिगेस्ट हिट, वो 14% पे चली गई। अशाय खुर्दोनोश 51 जो सरवत साहिबा आप जाके खरीदती हैं, सही कहा आपने, 11% CPI आ गया। आपको इसकी 3.5 अरब डॉलर वापस भी करने पड़े UAE के। ये एक और आपने देखा कि हमें एक चैलेंज आया। तीसरा चैलेंज आपने लोड शेड में क्यों देखा? क्योंकि आप इंपोर्ट करते हैं 15-20% ऑफ दी इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज वो LNG की सूरत में आती है। कोल कुछ आपके पास था, सो आपने उसकी लोड शेड देखी। सो ये हैं वो मुहर्रिकात जिसने वॉर में से आपको गुजारा। बट इसका स्ट्रक्चरल इशू क्या है? वो ये कि आपके पास बफर्स भी उस तरह के नहीं है, चाहे वो फूड के हो, एनर्जी के हो। व्हेन यू वेंट इनटू द वॉर सरवत साहिबा, आपके पास एक दिन का भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं था। आपके पास सिस्टम रिजर्व जरूर थे, 5 दिन के क्रूड के और पेट्रोलियम के मिला के 27-28 दिन के। कोविड के बाद एक स्टडी करवाई गई थी, एक कंसल्टेंट को पैसे दिए गए थे और ये तय हुआ था कि उसने एक इतनी बड़ी किताब लिखी होगी, वो कहीं पे ज़रूर मौजूद होगी कि हम ये रिजर्व्स को बिल्ड करेंगे। मैं आज भी 4 साल 5 साल बाद कोविड के आपसे बात कर रहा हूँ। एनर्जी इज अ गवर्नेंस इशू। टारगेटेड सब्सिडी के रिजीम में जहां गए हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बड़ा कामयाब प्रोग्राम है पाकिस्तान का। हम आज भी उस पे से हटते नहीं हैं। हम बिजली के निर्ख पास ऑन नहीं होने देते और नुकसानात फिजिकलाइज करके बजट पे ले आते हैं। तो IMF ये कहता है कि ये आप नहीं कर सकते। IMF ये कहता है कि आप ब्रॉड सब्सिडी में तेल की कीमत को कम नहीं कर सकते, पर ये तो नहीं कहता वो कि आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व ना बिल्ड करें। आप पाकिस्तान की आज भी 85% फ्रेट जो है और जो ट्रांसपोर्ट है वो सड़कों पे फॉसिल फ्यूल्स पे कैरी करते हैं। रेल लिंक्स 100 अरब देंगे रेलवे को, पर फिर भी रेलवे को ठीक नहीं कर पाए।
कहने का मकसद ये है कि आज भी यही मौका है, 10 मई करके आ रहे हैं, अच्छी फॉरेन डिप्लोमेसी है, बट घर तो ठीक करना ही करना है ना। ये जो आपने सारी बातें की हैं, आईएमएफ की वजह से टाइम एंड स्पेस मिल गई है, पर ये कौन कह सकता है कि आज भी इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग नहीं करते? आज भी 10 के 10 डिस्कोस सरकार की तहवील में है। आज भी साउथ से नॉर्थ 2400 मेगावाट 15 रुपए की बिजली बनती है, कैरी नहीं कर सकते। अब ये हैं वो सुखम जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ ला खड़ा किया है। मैं आज भी कहता हूँ कि ये पाकिस्तान के मसाइल 3 से 5 साल में हल कर सकते हैं, पर आपको यू गॉट टू सेट अप दोज प्रोफेशनल टीम्स इन दोज मिनिस्ट्रीज जिनको एक्सपेंडिचर रिफॉर्म करें तो टैक्स नहीं बढ़ाना पड़ेगा। अगर 683 अरब का टैक्स का शॉर्टफॉल आएगा तो फिर तो पेट्रोलियम लेवी आपको 28 रुपए बढ़ानी ही पड़ेगी। किस चीज पे? डीजल पे। अब इट्स नॉट अ गुड टाइम टू इट। आई डोंट एग्री। व्हाई डोंट आई एग्री? हार्वेस्टिंग सीजन है, मैं डीजल महंगा नहीं करना चाहता। आई शुड गो बैक टू द आईएमएफ। आईएमएफ मुझे कहेगा यार तेरा 683 का शॉर्टफॉल एफपीआर में आ रहा है, करना क्या है? तो फिर मैं 173 अरब का पीएसडीपी काट दूंगा। ये जो तरीका कार है ना स्टेट को रन करने का, इससे आप फायर फाइटिंग तो कह सकते हैं, कुछ कोशिश भी होती है। जैसे पीआईए प्राइवेटाइज हो गया तो जो 50, 70, 80 अरब रुपए का सालाना का नुकसान था वो बेहतर हो गया। बट बियॉन्ड दी आईएमएफ सोचें कि जब आईएमएफ का कवर नहीं होगा तो ये चीजें कैसे ठीक होंगी। दैट्स पाकिस्तान इकोनॉमी। ये डॉक्टर साहब आपकी राय हमारे लिए बड़ी ही मोहतरम भी रहती है और बड़ी मुदब्बिर राय होती है जो तज्जिया आप देते हैं। ये जो आपने पेट्रोलियम की बात की और ख़ासतौर पे डीजल लेवी की बात की, ऐसे झटके सुनने में आ रहे हैं कि 20 से 23 रुपए का एक झटका लगेगा डीजल के ऊपर लेवी की सूरत में। अगर ये हो गया डॉक्टर साहब, हम तो पहले आम आदमी जो है वो चीख के अब तो वो चीखने के काबिल भी नहीं रहा। अगर ये ऐसा हो गया तो ज़िंदगी तो कई गुना महंगी हो जाएगी, सफ़र भी महंगा, रोटी भी महंगी, करेगा क्या वो? एक ऑन अ लाइटर नोट दो बातें करूंगा। एक तो ये कि आपने देखें कीमत 399 रखी है, तो जैसे आप कभी बाजार में नहीं जाती तो वो 400 कीमत नहीं रखते तो आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। सो यू नो ऑन अ लाइटर नोट द प्राइस इज 399। 80 रुपए का तय हुआ है बिफोर द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट कि हम पीडीएल रखेंगे। मैं बार बार कहता हूँ हर मुल्क को, मैं पाकिस्तान से ज्यादा मुल्कों को एडवाइस करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि आईएमएफ के पास वापस जाओ, उनको कहो जो प्री मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट नंबर थे और जो पोस्ट मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट नंबर हैं दे कैन नेवर बी द सेम। एक इतना बड़ा 73 के बाद एनर्जी शॉक लगा है और एनर्जी की प्राइस 50% बढ़ गई है, एलएनजी की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो हमने इंपोर्ट्स में रखा हुआ था एफपीआर का कमाने का वो कमा नहीं सकता। तो क्या इस वक्त पेट्रोलियम लेवी को 80 रुपए पे ही लाना लाजिम व मलजूम है? मेरी राय में ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू गो बैक टू द फंड एंड टॉक टू देम। अच्छा, व्हेन यू टॉक टू देम, व्हेन यू डिस्कस विद देम, दे शुड बी एबल टू गेट कन्विंस्ड। व्हाई? बिकॉज एक मतलब आपको काउंटर सिक्लिकल पॉलिसी रन करनी है ना। अगर बहुत बढ़ रहा है पेट्रोलियम तो और नजर आ रहा है कि 14% सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है उस मुल्क में जिसमें 29% लोग एब्जेक्ट पॉवर्टी में रहते हैं, I have to do something. So you go back to them, but you also go back to them with proposals beyond कि मैंने 173 अरब PSDP में काटा है, प्रोविंसेस क्या काट रही हैं। You have to go back कि जो प्राइमरी सरप्लस है उसको कम करने। मेरे ख्याल में कि जो सेकंड राउंड ऑफ पेट्रोलियम लेवी है उसमें थोड़ा सा इंतजार कर लें, शायद मई के एंड में प्राइसेस रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी, जिसका मतलब ये है कि कोई तस्वीर आ जाएगा, प्राइसेस 110, 15, 20 पे जो चली गई थी वो अगर नीचे आ जाती हैं तो अगर रूम क्रिएट हो जाता है देन यू नो बिस्मिल्लाह वी कैन पास दैट ऑन। बट अगर रूम नहीं क्रिएट होता आई थिंक तो थोड़ा सा इसको हमें पर हैविंग सेड दिस, आई से दिस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी डिमांड मैनेज करें, अपनी मोबिलिटी मैनेज करें, अपना तय करें कि मई में मैं 10% पेट्रोलियम कम इस्तेमाल करूंगा, 10% बिजली कम इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि एफपीए जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आएगा आपको हिट करेगा, बढ़ा हुआ आएगा। ये चीजें जब तक आप खुद करके भी ये 2-3 माह नहीं गुजारेंगे, प्राइसेस को सबसाइड होते हुए वक्त लगेगा, अदरवाइज इतनी बड़ी हिट है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम डॉक्टर साहब बड़ी शायद तल्ख हो जाऊंगी अपने इस कमेंट के अंदर, मैं अपने कमेंट में शायद थोड़ी सी तल्ख हो जाऊंगी। पेट्रोल और बिजली की जब आप बात करते हैं, बिजली शिकवा तो ये कि आती नहीं है, 2-2 यूनिट्स के ऊपर इतना भारी बिल आ जाता है, और पेट्रोल मौजूद भी है तो लोगों में लेने की सकत नहीं है। 10 जगहों पे जाने वाले लोग जो हैं 1 पे जाके इक्तफा कर लेते हैं, 9 पे माजरत कर लेते हैं,
कहते हैं हालात इस वक्त यहाँ पर आ गए। एक सवाल आपके सामने रख देती हूँ डॉक्टर साहब, हम हर नए साल में इतने क्राइसिस के साथ गुजरते हैं कि हम चाह के भी पॉजिटिव सोच के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। अब यहाँ पे जो हम IMF की बात कर रहे थे, IMF ने ये कहा है कि जी अब 8 मई को एक इजलास भी होने जा रहा है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $1.2 अरब की किस्त है, वो एक्सपेक्ट है, हम कर रहे हैं कि वो हमें मिल जाएगी। अब इसके साथ अगर कोई नई हम पे थोप दी गई कि आप ये भी करें वो भी करें, हम तो पहले ही परेशान हाल बैठे हुए हैं, तो हम मजीद IMF के जो मुतालिबात हैं अवाम कैसे उनको पूरा करेगी? गवर्नमेंट तो नाफिज कर देगी, अवाम कैसे पूरा करेगी उसको? 8 मई को मेरा ख्याल है बोर्ड होगा, पाकिस्तान का लोन $1.2 बिलियन का मंजूर हो जाएगा। और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि लोन लेना उस मुल्क के लिए जो उसको पैदावार की सलाहियत बढ़ाने में ना इस्तेमाल कर रहा हो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने कर दी है। तो अब कॉम को अगर थोड़ा सा बियॉन्ड ये जो हमने पेट्रोल और इसकी हैंडलिंग, डिमांड साइड की हैंडलिंग, एनर्जी एफिशिएंसी की बात की, अब आगे क्या करना है? देखिए आगे ये करना है, यू आर गोइंग टू हिट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द ईयर, दैट इज पाकिस्तान बजट। what you will be negotiating with the fund, because मैंने पाकिस्तान का 13-16 का प्रोग्राम एंकर किया है पाकिस्तान के लिए, सो आई अंडरस्टैंड। आपको फंड के पास जाना है अब बात करने के लिए कि यार अब जो बजट आ रहा है उसमें जो टैक्स है सरवत पे वो 38.5% है। अच्छा, अब उस पे मैं चाहता हूँ कि एक सैलरीड क्लास पे अक्रॉस द बोर्ड थोड़ी सी ईजिंग करें। दैट्स माई प्रपोजल 1। प्रपोजल 2 इज कि एक सुपर टैक्स लगाया हुआ है हमने इंडस्ट्री पे। यार इंडस्ट्री पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है, 10% सुपर टैक्स ये हमने लगाया था आज से कई साल पहले, और इसका मकसद ये नहीं था कि ये परमानेंट टैक्सेशन बन जाए। इसका मकसद ये था कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आ रहे थे उस वक्त एक सेक्टर में हमने उनको कर्व किया था, इससे निकल जाएं। फिर ये जो हमारे डिविडेंड इनकम पे, हमारी CVT पे, अच्छा CVT पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, जो बाहर की इनकम्स हैं, बहुत से लोग पाकिस्तान वापस आएंगे। हियर्स अ गुड रियल प्रपोजल, जो दुबई से इस वक्त पाकिस्तान आ रहा है और उनके बाहर के एसेट्स हैं उनको टैक्स करना छोड़ दें। go to the IMF with these kinds of proposals। ये इन्वेस्टमेंट एनहांसिंग प्रपोजल्स हैं, पर इनको मॉडल करें ताकि आप नंबर भी ठीक कर सकें। आपने मॉडलिंग की थोड़ी सी बात की, मैं हमेशा सरकार में कहता रहा हूं, मॉडलिंग, फैक्ट बेस्ड एनालिसिस, रिसर्च कैपेबिलिटी इज द ओनली वे टू टैकल IMF इन अ बेटर वे। इसी तरह अपने एक्सपेंडिचर साइड के नंबर उनके पास लेके जाएं कि आप फेडरल गवर्नमेंट को किस तरह लीनर का काम कर रहे हैं। हाउ विल यू टेक आउट द 17 सब्जेक्ट्स जो आपके चलाने का काम नहीं है। पॉवर्टी के 700 अरब कैसे प्रोविंसेस से शुरू होंगे? देखिए पाकिस्तान के, हियर इज अ थॉट आई एम गोइंग टू लीव द पीपल विद। एक तो आप अपना काम करें ताकि आप अपना बिल बचा सकें। पाकिस्तान के जो मिनिस्क्यूल इश्यूज है ना वो बहुत हाइटेंड नजर आ रहे हैं। 3 से 5 साल में एनर्जी रिफॉर्म, पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, इन्वेस्टमेंट का एक ओवरऑल, नॉट एट द पेरिफेरी के मैं जाके किसी को प्रोजेक्ट बेच रहा हूं कि यार तुम ये प्रोजेक्ट लगा लो, दैट्स नॉट द वे टू डू इट। पाकिस्तान का वो रिफॉर्म जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड करे पाकिस्तान को, इन द सेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, वन विंडो, पर ये सब काम होता क्यों नहीं है? आखिरी सवाल ये, देखिए ये इसलिए नहीं होता, यू नीड to put people in positions of responsibility who are trained to do the job of regulators, regulatory cleanups, policy makers, वरना बारहा सुखम रह जाएंगे and you won't get the job done। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है, मैं चाह रही 1 मिनट में आप जितना भी बेहतरीन इसके ऊपर हमें कोई अपना जवाब दे सके। डॉक्टर साहब, एक साथ 2 चीज़ें। पहली बात तो ये कि शायद जरा लेफ्ट की तरफ मैं चली जाऊं, जापान से रिलेटेड पिछले 2-3 दिन से बड़ी खबरें आ रही हैं कि उनके पास तेल का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया है, उनके अंदर हम ये समझते थे बड़ा क्राइसिस फूट पड़ेगा, लेकिन वो अपने एक जो अल्टरनेट मामला थे उनकी तरफ चले गए और वो जो कमी की बात की जा रही थी वो नहीं है। पाकिस्तान इसके ऊपर क्यों नहीं गौर करता? ऐसी कोई पॉलिसी या ऐसी कोई चीज़ क्यों नहीं बनाई जाती? सेकंड ये है, हम रेमिटेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना एक करते हैं कि जी रेमिटेंसेस आ रही हैं और बड़ा हमारा एक होता है कि जी रेमिटेंसेस जितनी आती रहे वो हमारे मुल्क के लिए अच्छा है। खदशा है कि दरामदाद बरामदाद तो कम हुई है, अगर ये कंटिन्यू हो गई ये वॉर तो 40% रेमिटेंसेस जो हैं वो भी गिर जाएगी। ऐसे सिनेरियो में आप ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरफ चली जाएगी? क्विक आंसर अबाउट जापान, आई डोंट नो कौन ये कह रहा है। जापान हैज गवर्नमेंट रिजर्व्स ऑफ, नंबर दे देता हूँ, 146 डेज, प्राइवेट सेक्टर रिजर्व्स ऑफ 100 डेज। उन्होंने ये रिजर्व्स में से 45 से 50 दिन के रिजर्व जो है वो रिलीज कर लिए, इसलिए ये बात आ रही है कि उनके रिजर्व्स फ्रॉम द वेरी हाई नीचे आ गए हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। माय सेकंड इनसाइट इज द फॉलोइंग, पाकिस्तान के इस वक्त
42 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंस इस साल की तवक्को थी, उसमें 1 अरब डॉलर की लग रहा है कमी आ जाएगी। 22 अरब डॉलर सरवत 22 बिलियन कम्स फ्रॉम द मिडल ईस्ट, दैट इज 54%। 6 मिलियन पाकिस्तानी मिडल ईस्ट में काम करता है। सो इफ यू लुक एट दीज नंबर्स, बड़े नंबर्स हैं। अगर मिडल ईस्ट की इकोनॉमी कहीं तो नेगेटिव ग्रोथ होगी, वहां से जरूर ऐसा हो सकता है कि अगर पुराने लोग वापस ना आए, जो कि आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है इत्तेहाद ने कुछ लोग ले ऑफ किए हैं, एविएशन इंडस्ट्री ने, मैं बाकी भी देख रहा हूं नंबर, तो नए नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि रेमिटेंस की ग्रोथ तो जरूर रुक जाएगी, पर स्ट्रक्चरली कमी भी आ सकती है। इसको ऑफसेट करने का एक ही तरीका है और वो है कि अपनी एक्सपोर्ट बास्केट को ठीक करें। सर्विसेज में कहीं और जरूर भेज सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेके यूरोप तक जरूर करें। एक्सपोर्ट बास्केट को ठीक करने का तरीका, जब तक स्ट्रक्चर्स ऑफ वो जो एक्सपोर्ट को रोक रही हैं चीजें, उनको नहीं ठीक करेंगे विद द मोस्ट केपेबिलिटी टू डू इट विल बी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो डिफिकल्टी में रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बुनियादें मजबूत करनी है तो एक्सपोर्ट बास्केट जो है उसको बेहतर करना होगा, और इसके लिए जाहिर सी बात है गवर्नेंस के साथ साथ आपकी पॉलिसीज जो हैं, आपकी तरजीहात जो हैं, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच। डॉक्टर नसीर नजीब साहब मेरे साथ मौजूद थे। इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।